दोस्तों, अगर आप 2026 में बद्रीनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बद्रीनाथ धाम यात्रा से जुड़ी हुई समस्त जानकारी दूंगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो बद्रीनाथ धाम यात्रा के बारे में हर एक विषय के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपकी यात्रा जो है आसान हो जाएगी। आप आसानी से हरिद्वार या ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम पहुंचकर दर्शन कर पाएंगे। 1 से 10 सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। बहुत सारे लोग जब बद्रीनाथ धाम या केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं या उत्तराखंड के जो बाकी धाम है वहां की यात्रा करते हैं तो बहुत सारे सवाल उनके मन में चलते हैं, लेकिन आज बद्रीनाथ धाम यात्रा से जुड़े हुए लगभग सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। सबसे पहले जान लेते हैं वो 10 सवाल कौन कौन से हैं जो लोगों के मन में चलते हैं। सबसे पहला सवाल है कि हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम के बीच में कितनी दूरी है। बद्रीनाथ धाम यात्रा के समय रजिस्ट्रेशन कैसे कराने हैं और कहां से कराने हैं, ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है कि बद्रीनाथ धाम तक कैसे पहुंचा जाए। चौथा सवाल है कि बद्रीनाथ धाम पहुंच तो गए हैं लेकिन वहां पर कहां पर बजट में रुकने के लिए ऑप्शन है। पांचवा सवाल है बद्रीनाथ धाम में रूम कितने का मिलेगा, क्या चार्ज है बद्रीनाथ धाम में रूम का। छठा सवाल है बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने का सही समय क्या है, किस समय हम दर्शन करें कि अच्छे से दर्शन हो जाए। सातवां सवाल है बद्रीनाथ धाम के पास प्रसिद्ध कौन कौन से स्थान हैं, क्योंकि हम बद्रीनाथ धाम तो जा रहे हैं लेकिन पास में कौन कौन से प्लेस हैं वहां पर जाकर दर्शन कर सकें। आठवां सवाल है कि बद्रीनाथ धाम यात्रा पर क्या क्या लेकर जाना है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होते हैं कि वहाँ तो मौसम ठंडा होता है, पल भर में मौसम चेंज हो जाता है, स्नोफॉल होता है, तो वहाँ पर क्या क्या लेकर जाना चाहिए उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। बद्रीनाथ धाम यात्रा पर एक व्यक्ति का कितना खर्च आएगा तो इसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि एक व्यक्ति अगर बद्रीनाथ धाम जाता है तो उसको कितना खर्चा लगेगा। बद्रीनाथ धाम के रास्ते में कौन कौन से मुख्य जगह पड़ते हैं, मुख्य स्थान पड़ते हैं, तो रास्ते में हम उन स्थानों को भी देख सकें, ये भी काफी लोगों के मन में सवाल आता है। तो ये 10 सवाल हैं जो बद्रीनाथ धाम यात्रा के दौरान लोगों के मन में आते हैं और अगर आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो मुझे विश्वास है कि बद्रीनाथ धाम यात्रा आपकी आसान हो जाएगी। तो वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ जो लोग बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर जाना चाहते हैं, और उसके साथ साथ चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही लगातार उत्तराखंड यात्रा की सभी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। तो पहले सवाल के बारे में बात कर लेते हैं कि बद्रीनाथ धाम की दूरी कितनी है। हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम के बीच की जो दूरी है वो 318 किलोमीटर की है। ऋषिकेश से अगर जाते हैं तो 30 किलोमीटर कम हो जाएगा और हरिद्वार से जाते हैं तो 318 किलोमीटर की ये दूरी है। बद्रीनाथ यात्रा के समय रजिस्ट्रेशन कहां से कराना है, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के आप यात्रा नहीं कर सकते और इसीलिए मैंने इसे दूसरे नंबर पे रखा है। तो देखिए, बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन आप हरिद्वार से भी कर सकते हैं, ऋषिकेश से भी कर सकते हैं। कई जगह पर काउंटर बनाए गए हैं, आप काउंटर से भी ऑफलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और ऑफलाइन की बात करें तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन के लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर ऋषिकुल मैदान है, जहां पर लगभग 20 काउंटर बनाए गए हैं, वहां जाकर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बाकी ऋषिकेश की बात करें तो वहां भी मुनि की रेती के पास काउंटर बनाए गए हैं, वहां भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप ऑनलाइन कराना चाहें तो वो बेस्ट है। और ऑनलाइन के लिए रजिस्ट्रेशन की जो वेबसाइट है वो मैं आपको बताता हूँ। इस वेबसाइट को आप नोट कर लें, आसानी से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको आधार नंबर चाहिए, एक मोबाइल नंबर चाहिए जो आपके आधार से लिंक हो, क्योंकि उस पे OTP आएगा। उसके बाद आप आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन की जो वेबसाइट है वो है registrationandtouristcare.uk.gov.in। इस वेबसाइट में जाएं, अपनी डिटेल डालें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लें। तीसरा सवाल है कि बद्रीनाथ धाम तक कैसे पहुंचा जाए। देखिए, अगर आप लोग 1 लोग हैं, 2 लोग हैं या 3 लोग हैं तो अच्छा है कि हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर से सुबह 5 या 6 बजे के आसपास बसें जाती हैं। आप वहां से बस के द्वारा बद्रीनाथ धाम तक पहुंच सकते हैं। अगर आप सुबह सुबह 5 या 6 बजे बस पकड़ लेंगे तो लगभग 4-5 बजे के आसपास आप आसानी से बद्रीनाथ धाम तक पहुंच जाएंगे। अगर आप लेट करेंगे तो फिर लेट करने पे आपको जोशीमठ तक ही बस की सर्विस मिल पाएगी, फिर जोशीमठ से आपको जीप की सर्विस लेकर
पहुंचना होगा बद्रीनाथ धाम। तो याद रखें, अर्ली मॉर्निंग वाली बसें पकड़ें ताकि डायरेक्ट आपको बस जो है बद्रीनाथ धाम के लिए मिल जाए। अब बात आती है किराया कितना लगता है। तो देखिए 1000-1100 रुपए के आसपास पर पर्सन चार्जेस हैं। तो आप वहां पर पहुंचकर आसानी से अपनी टिकट ले लें और बस में बैठकर आराम से बद्रीनाथ धाम तक पहुंच सकते हैं। अगर आपके ग्रुप में 4 लोग हैं तो सबसे अच्छी बात है कि आप हरिद्वार से ही कार हायर कर लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप कार के माध्यम से भी बद्रीनाथ धाम के पास तक पहुंच सकते हैं। कार का जो चार्जेस रहता है वो लगभग ये मान के चले, डिजायर कार की बात करें तो 3500 से 4000 पर डे का लगभग चार्ज रहता है। हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम पहुंचने में आपको लगभग 10 से 12 घंटे लग सकते हैं। मिनिमम 9-10 घंटे लग जाते हैं और मैक्सिमम की बात करें तो 11-12 घंटे भी लग सकते हैं अगर आपको कहीं ट्रैफिक मिल गया, क्योंकि कर्णप्रयाग तक तो अच्छी खासी स्पीड में आप चल सकते हैं, लेकिन उसके बाद का जो रास्ता है वो काफी ज्यादा टाइम वहां पर लग जाता है। तो मिनिमम 9-10 घंटे, मैक्सिमम 11-12 घंटे आपको लग सकते हैं और डिपेंड करता है कितना ट्रैफिक आपको मिलता है। कार से अगर आप जाएंगे तो रास्ते में पड़ने वाले सभी जो प्लेस हैं, जो मुख्य संगम आते हैं, वहां के भी दर्शन आप कर लेंगे। रास्ते में आपको जहां पर कुछ खाना पीना है, जहां पर आपको फोटोग्राफी करनी है, वो आप आसानी से कर पाएंगे। अब बात आती है चौथा जो सवाल है कि बद्रीनाथ धाम पर कहां पर रुका जाए। देखिए बद्रीनाथ धाम के पास रुकने के बहुत सारे ऑप्शन हो चुके हैं। धर्मशाला भी बहुत है, आश्रम भी बहुत है। मंदिर के आसपास भी आपको कई धर्मशाला मिल जाएंगे, जैसे गीता भवन की धर्मशाला है, उसके साथ साथ काली कमली वालों की धर्मशालाएं हैं। और ये जो धर्मशाला है मंदिर के काफी पास है, तो आप पैदल चलकर मंदिर तक जाकर आसानी से दर्शन कर पाएंगे। अगर आप लोग होटल लेना चाहें तो होटल भी ले सकते हैं। अब तो बद्रीनाथ धाम के पास एक पूरा शहर बस चुका है, बहुत सारे होटल बन चुके हैं। अब बात करें 5वां जो सवाल है, बद्रीनाथ धाम में रूम कितने का मिलेगा। तो अगर आप बद्रीनाथ धाम के आसपास धर्मशाला या आश्रम में रूम लेते हैं, जैसे कि काली कमली वालों की धर्मशाला है जहां पर तो 800-900 रुपए में 3-4 लोग आसानी से रुक जाते हैं। गीता भवन की धर्मशाला है, वहां भी मान के चलो 1000 रुपए में 3-4 लोग रुक जाते हैं। ऐसे बहुत सारे आश्रम हैं जहां पर आपको 1000 रुपए के आसपास 3 लोग या 4 लोग रुक सकते हैं। तो ये बजट के अंदर है, आप यहाँ पर रुक सकते हैं और ये मंदिर के पास है, तो आसानी से मंदिर में जब जाना चाहें आप जा सकते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है तो होटल्स बहुत सारे हैं। आप 2000 रुपए से लेकर 2500-3000 जितना आपका बजट है उतने महंगे महंगे होटल भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप 4 धाम यात्रा का कोई प्लान या पैकेज लेना चाहते हैं, चारों धाम टेंशन फ्री होकर जाना चाहते हैं, तो वीडियो में एक बहुत ही फेमस कंपनी है उत्तराखंड की, अद्भुत उत्तराखंड ट्रैवल। इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इनमें नंबर मैं आपको दे देता हूं, इनसे आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। 4 धाम यात्रा का पूरा प्लान और पैकेज आप ले सकते हैं। ये आपको रजिस्ट्रेशन भी करा देंगे, आपका होटल भी पहले से बुक होगा, आपकी कार भी पहले से फिक्स होगी। तो आपको किसी भी बात को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कॉल करें, इंक्वायरी करें, आप कितने लोग हैं आप इनको बता सकते हैं। उसके बाद आप पैकेज लेकर उत्तराखंड के चारों धाम या बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम या किसी भी धाम जाना चाहें तो आप प्लान ले सकते हैं। 6 नंबर का सवाल है कि बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने का सही समय क्या है, किस समय हम दर्शन करें कि आसानी से हमें दर्शन मिल जाएं, ज्यादा भीड़ न हो। तो याद रखें, या तो आप अर्ली मॉर्निंग लाइन पे लगकर दर्शन कर लें। पहली बात ये ध्यान रखें, अर्ली मॉर्निंग आप करेंगे तो आसान रहेगा। अगर आप 8-9 बजे के बाद लगेंगे तो उस समय काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है। जो लोग जोशीमठ में रुकते हैं वो लोग भी मंदिर में पहुंच जाते हैं, तो इसकी वजह से आसपास जो लोग रास्ते में कहीं भी स्टे करते हैं वो लोग भी सुबह सुबह बद्रीनाथ धाम पहुंच जाते हैं। तो इस वजह से लगभग 7-8 बजे के बाद काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है। तो ये समय थोड़ा अवॉइड करें, या तो आप अर्ली मॉर्निंग लग जाएं तो अच्छे से दर्शन हो जाएंगे, या तो फिर आप शाम के समय लगभग 7 बजे 8 बजे के आसपास दर्शन करने के लिए ट्राई करें। क्योंकि जो लोग आसपास स्टे करते हैं, जैसे जोशीमठ में स्टे करते हैं या बाकी जो प्लेस है बीच में वहाँ स्टे करते हैं, तो वो लोग दर्शन करके वापस उन्हीं जगह पर आ जाते हैं। तो रात में थोड़े से कम भीड़ रहती है। जो लोग बद्रीनाथ धाम के आसपास रुकते हैं सिर्फ वही लोग वहां पर बचते हैं। तो ये ध्यान रखें, आप सही समय में दर्शन करेंगे तो बहुत अच्छे से दर्शन आपको हो जाएंगे।
अब बात करते हैं 7वां सवाल, बद्रीनाथ धाम के पास कौन कौन से प्रसिद्ध स्थान हैं? देखिए, बद्रीनाथ धाम तो आप पहुंच चुके हैं, वहां दर्शन भी कर लिया है, लेकिन बद्रीनाथ धाम के पास में इतने अच्छे अच्छे और इतने फेमस प्लेस हैं, इनको आप मिस ना करें। तो इनके नाम मैं आपको बताता हूँ, आप लोग दर्शन जरूर करना। देखिए, मंदिर के बिल्कुल पास में ब्रह्म कपाल है, बहुत ही खास जगह है ब्रह्म कपाल, जहाँ पर कहते हैं कि लोग पिंडदान करने के लिए आते हैं। ब्रह्म कपाल जो है वो ब्रह्मा जी की पौराणिक इतिहास वहाँ से जुड़ा हुआ है। तो ब्रह्म कपाल मंदिर के पास में है, आप वहाँ दर्शन करें। मंदिर के पास में गर्म जल का कुंड है, वहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। वहाँ आसपास कुछ और मंदिर हैं, वो भी दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद बद्रीनाथ धाम मंदिर के पास में ही चरण पादुका है, जो कि बहुत ही खास प्लेस है। 2 किलोमीटर का ट्रैक करके आपको जाना होगा। और चरण पादुका वो जगह है, कहते हैं, जहाँ पर भगवान विष्णु के सर्वप्रथम चरण पड़े थे, तो वो जगह है चरण पादुका। तो आप वहाँ जरूर जाएं। उसके साथ साथ आप माना गांव जाएं, माना गांव में दर्शन करें। माना गांव में आप लोगों को गणेश जी की गुफा, वेद व्यास जी की गुफा वो भी मिलेगी। वेद व्यास जी ने यहीं पर बैठकर महाभारत की रचना की थी। वेद व्यास जी बोल रहे थे, महाभारत की रचना कर रहे थे, और गणेश जी अपनी गुफा में बैठकर महाभारत लिख रहे थे। तो ये प्लेस जो है माना गांव में है, आप यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। उसके साथ साथ माना गांव में ही सरस्वती जी का उद्गम है, जहाँ से सरस्वती जी निकलती हैं, मेन स्थान है। क्योंकि अगर सरस्वती जी के दर्शन करने हैं तो आपको बद्रीनाथ धाम के पास माना गांव पहुँचना होगा। सिर्फ यहीं पर सरस्वती नदी के दर्शन होते हैं। तो आप लोग यहाँ पर पहुँचकर दर्शन करें। जहाँ पर सरस्वती जी का उद्गम स्थल है, वहीं पर भीम पुल है, भीम पुल के भी दर्शन कर सकते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर जो ये पुल है ना, एक बहुत बड़े शिला पत्थर जो दिख रहा है, ये भीम ने यहाँ पर रखा था, क्योंकि 5 पांडवों को यहाँ से स्वर्गारोहण यात्रा पर जाना था। तो यहाँ पर निकलने के लिए जगह नहीं थी, तो भीम ने ये पुल रखा था। तो बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक जगह है, यहाँ पर दर्शन करें। उसके बाद आप यहाँ से वसुधारा के लिए जाना चाहते हैं तो वसुधारा के लिए भी जा सकते हैं। लगभग 5 या 6 किलोमीटर का ट्रैक है, थोड़ा मुश्किल ट्रैक है। तो वसुधारा पे भी अगर जाना चाहें तो आप वसुधारा पहुंचकर वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, इस समय मैं पहुंच चुका हूं वसुधारा में। देखिए, वसुधारा के दिव्य दर्शन आप सभी कर सकते हैं। देखिए, ये है सबसे पवित्र झरना हमारे देश का। तो फिलहाल इन दृश्यों को आप सभी देख सकते हैं। सभी लोग लिखेंगे, जय बाबा बद्री विशाल, वसुधारा की जय। अब सबसे जरूरी एक और सवाल है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं, क्या ठंड के कपड़े ले जाने हैं, क्या क्या लेकर जाना चाहिए? तो वो हम आपको बताते हैं। देखिए, बद्रीनाथ धाम में ट्रैकिंग नहीं है। बद्रीनाथ धाम आप जाते हैं तो आपको ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ेगी। मंदिर के काफी पास तक आपकी कार चली जाती है, गाड़ियाँ चली जाती हैं, बस चली जाती है। उसके बाद आपको नॉर्मल ही चलने का मौका मिलेगा। लगभग 500-600 मीटर आप पैदल ही जाएंगे, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा चढ़ाई मिले। नॉर्मल सा ही रास्ता है, कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी चढ़ाई है, तो ट्रैकिंग नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि आपको ट्रैकिंग शूज ही लेकर जाना है, लेकिन अगर आप चरण पादुका जा रहे हैं या वसुधारा जा रहे हैं, फिर आपको ट्रैकिंग शूज भी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि वहाँ का ट्रैक थोड़ा मुश्किल है। उसके साथ साथ ठंड के सारे कपड़े आपके पास होने चाहिए, रेनकोट होना चाहिए। अगर अम्ब्रेला आप कैरी कर सकें वो भी ले जाएं, लेकिन रेनकोट बहुत जरूरी है। और उसके बाद आपकी अगर कोई मेडिसिन जो आपकी रेगुलर चल रही हैं, वो मेडिसिन आप जरूर लेकर जाएं। कुछ बेसिक दवाएं हैं, जैसे सर्दी जुकाम बुखार थकान पैरों में दर्द, ये बेसिक जो दवाएं हैं ये आप लेकर जा सकते हैं। उसके साथ साथ आपके पास पावर बैंक होना चाहिए, क्योंकि लाइट का कुछ पता नहीं है, पहाड़ों में कब मौसम खराब हो जाए, लाइट कट जाए। और उसके साथ साथ अगर आप टॉर्च ले जाना चाहें तो टॉर्च भी ले जा सकते हैं। उम्मीद करेंगे आज की वीडियो जो है आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को आगे शेयर जरूर कर देना। अभी कुछ पॉइंट बाकी हैं, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और शेयर जरूर करते जाना। अब बात करते हैं 9th नंबर का जो सवाल है। कई लोग हमें कमेंट भी करते हैं और पूछते हैं कि बद्रीनाथ धाम में एक व्यक्ति का कितना खर्चा आएगा। तो देखिए, जब भी आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो सिंगल व्यक्ति बहुत कम लोग जाते हैं। सोलो ट्रैवलर कुछ लोग जाते होंगे, नहीं तो मोस्टली 2-3 लोग तो जाते ही जाते हैं।
तो एक व्यक्ति का जो खर्चे के बारे में बात करें तो देखिए, हरिद्वार से अगर बस में बैठकर जाएगा तो बद्रीनाथ धाम तक उसको लगभग 1100 रुपए की बस की टिकट है, तो मैं उसको 1100 काउंट करता हूँ। उसके बाद अगर स्टे की बात करें तो अगर 2-3 लोग हैं तो वहाँ पर लगभग 1200 में धर्मशाला वहाँ पर मिल जाते हैं। शेयरिंग में अगर बात करें तो आपको 400-500 रुपए आपका प्रति व्यक्ति का रुकना आएगा, तो हम 500 रुपए इसको रख लेते हैं। तो 1100 किराया हो गया जाने का, 500 रुपए उसका स्टे का हो गया और 1100 रुपए वापस आने का हरिद्वार का। तो इस तरह 2700 रुपए तो ये हो जाते हैं। उसके बाद हम फूड का रख लेते हैं, अगर वो सुबह ब्रेकफास्ट करता है, शाम को डिनर लंच भी करते हैं, तो लगभग 1300 रुपीज हम इसका रख लेते हैं, लंच और डिनर का, ब्रेकफास्ट का, जो कि काफ़ी है क्योंकि वहाँ बद्रीनाथ धाम के पास तो 150 रुपए में थाली मिल जाती है। रास्ते में भी आपको मैक्सिमम जगह पर 150 रुपए की थालियाँ मिल जाती हैं, तो मैक्सिमम जो है 1300 रुपए ये रख लें। तो एक व्यक्ति का जो चार्जेस आएगा, जो खर्चा आएगा बद्रीनाथ धाम का, वो 4000 रुपए के आसपास आएगा। ये एक बजट प्लान है, बाकी खर्च करने के लिए तो आप महंगे महंगे होटल में भी रुक सकते हैं, तो आपको 4000 तो होटल का ही चार्ज पे करना पड़ेगा। तो बजट ट्रैवलर के बारे में बात करें, बजट जो यात्रा करना चाहते हैं, तो एक व्यक्ति का 4000 रुपए के आसपास खर्चा आ जाएगा। जो आखिरी सवाल है, लोग पूछते हैं कि बद्रीनाथ धाम जब हम जाते हैं, हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम के बीच में कौन कौन से मुख्य स्थान आते हैं ताकि हम वहां भी दर्शन कर सकें। तो देखिए, जब आप हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो पंच प्रयाग आते हैं, आपको देव प्रयाग भी मिलेगा, आपको रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ये सारे प्रयाग आपको मिलेंगे। रास्ते में धारी देवी मंदिर भी पड़ता है, तो आप धारी देवी मंदिर में भी आप दर्शन कर सकते हैं। उसके साथ साथ बात करें तो जोशीमठ पड़ता है, जहाँ पर नरसिंह भगवान का मंदिर है, बहुत ही खास मंदिर है। जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं तो यहीं पर भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना होती है, तो आप नरसिंह मंदिर जोशीमठ में भी दर्शन कर सकते हैं। उसके साथ साथ पांडुकेश्वर पड़ता है, जो कि बहुत ही खास जगह है, वहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। उसके साथ साथ जब और आगे बढ़ेंगे, जब आपको 9-10 किलोमीटर बद्रीनाथ धाम रह जाएगा, तो वहाँ पर हनुमान चट्टी पड़ता है। हनुमान चट्टी का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, तो हनुमान चट्टी में भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो ये कुछ मुख्य स्थान हैं जो आपके रास्ते में पड़ेंगे। थोड़ा थोड़ा समय आप इनके लिए देंगे तो आप इन सभी स्थानों को देख पाएंगे। तो कुल मिलाकर ये थी हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम यात्रा से जुड़ी हुई सभी जो ज़रूरी सवाल हैं, वो उनके जवाब हैं। और अगर फिर भी आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल हो तो आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम आईडी जो है मुकेश हेल्प नाम से है, आप वहां पर फॉलो कर लें। जो भी जानकारी लेनी है आप मैसेज के द्वारा ले सकते हैं। बाकी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और ऐसे ही उत्तराखंड के बाकी जो धाम हैं उनकी वीडियो लाएंगे और आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक, ये लोग जो लोग 4 धाम यात्रा पर जा रहे हैं उन तक ये वीडियो भेज दीजिए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कोशिश रहेगी कि आपको केदारनाथ धाम यात्रा का पूरा प्लान हम बताएं। तो आप सभी को जय हिंद, जय गंगे माता, जय बद्री विशाल।